नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर लाड कुमारी जैन। प्रोफेसर जैन, आपका आमने सामने में स्वागत। पहला सवाल मैं जो इतने दिनों में कुछ हमारे कानों में आंखों में हमें पड़ा है, मैं उससे पूछना चाहूंगी, भंवरी देवी क्या थी? एक शोषित महिला या एक ब्लैकमेलर जिसको उसका अंजाम जो होना था वही मिला? आपने भंवरी देवी की याद दिलाई और मैं आपको एक और भंवरी देवी की याद दिला दूं। फिर ये वाली भंवरी देवी की बात करती हूँ, क्योंकि भंवरी देवी जो आंगनबाड़ी साथिन का काम करती थी महिला बाल विकास में, वो तो एक मिसाल है। वो मिसाल है। और उसी के में तो हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी और सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जजमेंट दिया, क्योंकि जो सरकार है और सरकार की ड्यूटी है कि कार्यस्थल पर हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए ताकि किसी के साथ ऐसा नहीं हो। अब आप जिस भंवरी देवी की बात कर रहे हो वो एक लोक कलाकार है, और मैं यही कहूँगी कि लोक कलाकार है तो उसकी कला की कदर हम सबको करनी चाहिए थी। राजनीति हो, चाहे वंश हो, वशियत हो, विरासत हो, कुछ भी हो, औरत को इस्तेमाल करना बहुत ही दर्दनाक घटनाएं होती है। जो हमारी मिनिस्ट्री है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने अभी जो हमारे सोशल इश्यूज हैं उसमें थोड़ा सा चेंज लाए हैं एम में। इंस्टेड ऑफ वेलफेयर ओरिएंटेड दे हैव टर्न्ड इट इनटू होलिस्टिक एम्पावरमेंट। इसके क्या मायने हैं? खुद को कर बुलंद इतना, तो उसको औरत को ही इतना सशक्त बनाए कि रोज उसको ये दया और की भीख या दान दक्षिणा की जरूरत ना पड़े। तो हर औरत इतनी ताकतवर हो, संबल हो, उसका सशक्तिकरण हो, उसकी क्षमतावान या सामर्थ्य बढ़े कि वो खुद अपनी लड़ाई, अपने जीवन को जी सके। इसलिए यदि ये जो लोक कल्याणकारी योजना के साथ जो बदल करके और ये परिवर्तन किया है या उसका रिप्लेसमेंट जो हुआ है सशक्तिकरण से, लेकिन आज भी लोक कल्याणकारी योजनाओं की सख्त आवश्यकता है। हम लोग जब भी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहला जो एक सीढ़ी है, जो सबसे पहला कदम है, वो शिक्षा की तरफ है। गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेट है वो डिक्रीज हुआ है, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या यही डिक्रीज हम आगे भी देखेंगे या ये प्लेटो है? ड्रॉप आउट के पीछे मुझे कई सारी बीमारियों की जड़ में जाके देखती तो एक चीज़ नज़र आती है, हमारी सामाजिक आर्थिक असुरक्षा समाज में, और ख़ास तौर से लड़की के लिए, औरत के लिए। चाहे आप बाल विवाह ले लीजिए, बलात्कार के केस ले लीजिए, दहेज हत्या के ले लीजिए, पीसीपी कन्या भ्रूण हत्या के ले लीजिए, इन सब के पीछे जो मुझे नजर आता है कि क्या 63 सालों या मतलब इतने सालों में भी 63 तो आज इसलिए कि हमारे संविधान को लागू हुए 63 साल हो गए हैं, तो उसमें लगता है कि वो तंत्र रह गया, गण कहीं गायब हो गया क्या? तो ये जो योजनाएं हैं और जो सशक्तिकरण की है और बालिकाओं की है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि बड़ी बड़ी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय में रहते हुए, और जब सारी प्रॉब्लम्स के समाधान की बात आती है, समस्याओं के समाधान या निराकरण की, तो सब लोग यही कहते हैं कि भाई क्या इलाज हो सकता है कि थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन एक और तो मास्टर की है, मास्टर की जिससे सारे ताले खुल जाए तो सारे जाले हमारे मतलब मेंटलिटी के, माइंडसेट के और जो भी है हमारे तंत्र है, कुरीतियाँ ये सब है, तो ये एजुकेशन के द्वारा उसको हल किया जाता है। लेकिन वो क्या वो एजुकेशन हम दे पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज सारा ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन और आईटी जबरदस्त क्रांति, लेकिन क्या वो सिर्फ 1 या 2% तक ही सीमित है? वो एजुकेशन जिससे एक राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण की बात हम कर सकते हैं, तो क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ग्लोबलाइजेशन के बाद तो बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया कि जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चंद मिनटों में कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ऐसी एजुकेशन चाहिए। लेकिन एक हम लोग गैप भी तो बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आप तो इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं और बहुत ही आपने एग्जेम्पलरी वर्क करा है। आपने क्या देखा है कि ग्रामीण और जो हमारी शहरी महिलाएं हैं, अर्बन एंड रूरल महिलाओं की प्रॉब्लम्स क्या बिल्कुल अलग है? नहीं, देखिए कुछ तो बेसिक है प्रॉब्लम्स जो दोनों जगह होती है, और जहाँ शिक्षा की हमने बात की, क्योंकि जब वो शिक्षा को मैं उस औरत के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का एक सशक्त माध्यम मानती हूँ। आज यदि हम भी पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद इतने बेबाकी की तरीके से हम काम नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो एक विवेक, अंडरस्टैंडिंग, समझ बनाने के लिए और स्वयं में हिम्मत जुटाने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, ताकि आत्मविश्वास पैदा हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना वो एक कदम भी आगे नहीं चल सकती है। वहाँ एजुकेशन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। और बाकी जो है कि एजुकेशन का जो आप कह रहे हैं कि शहरी में और ग्रामीण में कुछ चीज़ें हैं जो शहर में ज़्यादा परेशान कर रही हैं लेडीज़ को, जैसे छेड़छाड़ के जो मामले हैं, सुरक्षा के जो मामला है, क्योंकि बसों में जा रही गर्ल्स, स्कूल की हो चाहे कॉलेज गर्ल्स, अकेले भी सफर करना पड़ता है, टीचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा जैसे कन्या भ्रूण हत्या के मामले आप लेंगे तो जो डिक्लाइन हुआ है चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो शहरों में ज़्यादा हुआ है बजाय गाँवों के, क्योंकि जितनी फैसिलिटी आ रही है उसका मिसयूज जो है वो यदि अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, क्योंकि 2 चाइल्ड नॉर्म्स है, तो उससे कॉन्शियस हुआ है पढ़ा लिखा,
जो गांव में है वो उतना कॉन्शियस नहीं हुआ है। तो इसलिए कई न कई सारी चीज़ें जो, और गाँव के अंदर जो है, क्योंकि एक तो एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है, जो स्कूल्स है या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, वो प्रॉपरली उस तरह से उनको सेवाएं नहीं दे रहे हैं। मैंने अभी देखा गांव में या तो स्कूल नहीं है तो टीचर वहाँ गांव में नहीं जा रहा है, या वन सिंगल टीचर से चल रहा है, फैसिलिटी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटरी की सही व्यवस्था नहीं है, और वो कई दूर दूर ढाणियों में या रहते हैं तो उनको वहाँ स्कूल तक पहुँचने की व्यवस्था नहीं है। मैं तो कई बार मन में कहता है कि मोबाइल स्कूल्स होने चाहिए, बच्चा आपके स्कूल नहीं आए, स्कूल बच्चे के पास पहुँचे तो शायद और भी परिवर्तन आ जाए। दूसरा मैं देख रही हूँ कि गांव में बहुत सारे आज भी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि टॉयलेट सब जगह बनने चाहिए। बिल्कुल, सवाल आपसे और भी हैं, लेकिन अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं। ये है प्रेम कुमार जी का घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने से पहले पंखे, एसी, लाइट्स सबका इस्तेमाल जमकर करते थे। बिजली की उन्हें चिंता नहीं थी क्योंकि वो बिजली चोरी करते थे। और अब ये है प्रेम कुमार जी का वो ही घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने के बाद और तो और यहाँ उनसे कोई प्रेम से भी नहीं बोलता। ओफो, इस बिजली का कुछ करते क्यों नहीं? ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ। EMI मतलब कई साल लोन चुकाने तक घर बैंक का, और EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। नई पेशकश, नया इंडिया, सपाट नहीं, बेबाक और विचारवान, हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार नया इंडिया। बिंगो टैंगल्स? खाओ एक, बने अनेक। पेश है नया यमी बिंगो टैंगल्स, मसाला और टमेटो फ्लेवर्स में। खाओ एक, बने अनेक। हम फौलाद बनाते हैं, बजाज TNT सरिया। पारस शुद्ध घी, स्वाद का तड़का। ये भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे PCJ। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। स्वाद क्या होता है? वो जो जुबान पर महसूस होता है या वो जो दिल तक पहुंचता है, जिसमें महकती हुई बेशुमार खुशियां आपके अपनों की सेहत का ख्याल रखती हैं, जैसे महाकोश कुकिंग ऑयल, जो ख्याल रखे आपके स्वाद और सेहत का। तो अच्छा खाओ, खुश रहो। महाकोश कुकिंग ऑयल, स्वाद और सेहत का खजाना। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। PACL, one of the largest real estate companies of India, having projects in more than 30 cities. We are also into farming and farmhouse development in more than 30,000 acres. PACL, we build the future. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आमने सामने में आज हमारे सामने हैं डॉक्टर लाड कुमारी जैन। सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो विमेन प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर रही है, पब्लिक सेक्टर में भी वर्क कर रही है। तो सेक्सुअल हरासमेंट एट दी वर्क प्लेस, ये इंडिया में अभी फिर भी वेस्ट के कंपैरिजन में एक नया शब्द है, लेकिन है और हम लोग उसको रियलाइज भी नहीं करते हैं। तो उसके आपके पास क्या केसेस सामने आ रहे हैं? इसलिए कि वो जो स्टीरियोटाइप पैटर्न चला आ रहा है और जो पितृसत्तात्मक मानसिकता, पेट्रियार्की या पेट्रिकल सिस्टम जो चलता है, उससे जो डेंट करके महिलाएं आने लगी हैं और धीरे धीरे नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स बढ़ा है। तो
तो कहीं लगता है कि जो सोचते थे कि ये जो घेप, मैं आपको बताऊंगी कि इतना घेप था और एजुकेशन के माध्यम से औरतों ने अपना घेप भरा, बिल्कुल। तो यहाँ जो है उसको ये शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉलरेट नहीं हो रहा है कि ये बराबरी वाली बात कहाँ से होने लगी। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स आती है तो हमें डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। जो लोग संपन्न है, जो पढ़े लिखे हैं, वो कम्युनिटी जो बहुत वेल टू डू है, उनको ये चीजों को टॉलरेट करने की आदत डालनी पड़ेगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वलिटी पर आधारित है, बिल्कुल समानता पर आधारित है। पहला ही फंडामेंटल राइट जो हमारा है, मौलिक अधिकार 14 अनुच्छेद 14 वो समानता का अधिकार दे रहा है। तो इसलिए वो यदि, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि संविधान की बहुत सरल और आसान भाषा में प्रतिलिपि आप बना करके हमें जन जन तक पहुंचाई होती तो हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए था कि मैं जिससे गवर्न हो रहा हूँ वो कानून, वो मेरे देश का संविधान क्या है। और इसीलिए तो अनजाने में वो छेड़छाड़ और ये सारी चीजें हो जाती। अब आपने जो कार्यस्थल वाली बात कही, हमारा संविधान का आर्टिकल 42 मैं बताना भी चाहती हूँ सबको, क्योंकि पढ़ना चाहिए उस आर्टिकल। और आर्टिकल 42 में साफ लिखा है कब, मतलब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें ये बात लिखी हुई है, ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क प्लेस। ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क प्लेस, उसको कोई मतलब उसको सिक्योर और कंफर्टेबल फील करना है वो जहां भी कार्य कर रही है, फेयरलेस होकर के औरत अपना कार्यस्थल पे काम कर सके। बड़ी मुश्किल से तो घर से निकल करके काम तक जाती है, बिल्कुल। और वो क्या, जहाँ ज्यादा लोग हैं, कई बार तो क्या कि सबऑर्डिनेट पोजीशंस में औरतें रही हैं, तो अपने बॉस से वो उसका वो हमेशा डर रहता था, क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे, मेरी बात को कैसे लेंगे। तो यही भंवरी का जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बाल विवाह को रुकाते वक्त गैंग रेप और उसके रिवेंजफुल एटीट्यूड में उसके साथ जो रेप हुआ, बाल विवाह को रुकन, बिल्कुल। और ये क्रिमिनल केस 376 आईपीसी की धारा बलात्कार की है, सुप्रीम कोर्ट में रिट गई थी क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन हुआ है। बिल्कुल सही बात उस औरत के जो आर्टिकल 42 उसको दे रहा है, समानता का दे रहा है, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 उसको लिव विद डिग्निटी की बात कह रहा है, वो सबको कह रहा है, सभी कुछ छीना गया है। इन्हीं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी थी और यहाँ राजस्थान के ही महिला संगठन 3 थे और 2 दिल्ली के थे और विशाखा एक संस्था यहाँ की थी, इसलिए वो विशाखा जजमेंट के नाम से भी प्रचलित है। विशाखा जजमेंट ही है और इसमें 13 अगस्त 1997 को ये जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जबरदस्त मैं कहूँ कि हिस्टोरिकल माइलस्टोन गाइडलाइंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर विशाखा जजमेंट। और उसकी इतनी खूबसूरत, पहली बार किसी यौन शोषण को इतनी व्यापक परिभाषा में दिया। यौन शोषण का मतलब नहीं तो आमतौर पे सोचते हैं भाई मेरे कोई रेप थोड़ी क्या बला, यौन शोषण का मतलब एनी अनवेलकम रिमार्क्स। लेकिन जैसे आपने अनवेलकम रिमार्क्स की बात करी, तो कई बार औरतें ये कहती हैं कि जेंट्स अगर बात भी करते हैं, चर्चा भी करेंगे तो उसमें 5-6 शब्द गालियों के आ जाएंगे। औरत को लेके जो कई बार जो सबऑर्डिनेट है वो हिम्मत करके बोलती भी है कि सर आप गाली मत दीजिए, ऐसा लगता है अरे हम आपके लिए, वैसे नहीं, हमारे तो बस जबान पर है, वो निकल जाता है। कंट्रोल करिए उसको जबान पे, क्योंकि आपको संसदीय तरीके से और संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार संविधान की धाराएं याद दिलानी पड़ती है कि आप उसके अनुकूल रहें, अराजकता की उसमें नहीं। और इसीलिए ये बहुत बढ़िया कंप्लेंट मैकेनिज्म जो दिया, और कंप्लेंट मैकेनिज्म में हर डिपार्टमेंट में वो कमेटी, कंप्लेंट कमेटी होगी और उसके अंदर जो है अध्यक्ष होगी उस कमेटी का, वो फीमेल होगी। और एक बहुत अच्छी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने डाली है बहुत सोच समझ करके, थर्ड पार्टी एनजीओ या एक्टिविस्ट, जो सोशल एक्टिविस्ट होगा, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के होने के नाते आई गई कर देंगे, बदनामी है ये वो, बिल्कुल, तो वो बायसनेस नहीं आएगी, तो बायसनेस को हटाने के लिए थर्ड पार्टी एनजीओ डाला है। पर अब ये, क्योंकि महिला आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो न्यूट्रल एजेंसी है और देखना हमारा काम है, मॉनिटरिंग करना काम है। अधिकतर जगह मैंने पाया कि अनुशासन समिति डिसिप्लिनरी कमेटी के नाम पर उसको दे देते हैं, जो दैट इज डिफरेंट। डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं है ये, कंप्लेंट मैकेनिज्म के तहत ये कमेटी बिल्कुल अलग है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमारी सरकार एक नया एक्ट लेकर आई है, PNDT। ये एक्ट क्या है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कन्विक्शन अभी राजस्थान से हुए हैं, जो मेरे ख्याल से बड़ी शर्मनाक स्थिति है। कन्विक्शन हुए हैं तो शर्मनाक नहीं है क्योंकि मतलब नहीं तो आपका मतलब है कन्विक्शन ही नहीं होते। हाँ, कन्विक्शन नहीं हो तो ताजुब होगा ना कि फिर वो शर्मनाक होगी, यार ये सब कुछ हो रहा फिर भी कुछ होता नहीं। तो ये मुझे याद है क्योंकि 92 में हमारे पास भी, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संस्था है, वो पढ़े लिखे महिला लगे, तो उस समय संसद में ये ड्राफ्ट आया और ड्राफ्ट आया था हमारे पास। हमने 92 में पहला वर्कशॉप इसी ड्राफ्ट के ऊपर SMS मेडिकल कॉलेज में करवाया था और तब भी 2 चीजें ही जो निकल आई, आज भी वो चीजें स्टैंड कर रही, इसलिए याद दिला रही हूँ कि आपको पॉपुलेशन की चिंता नहीं। मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बात कही। अच्छा, आपको पॉपुलेशन की चिंता नहीं है? मुझे ये कहा, मैंने कहा क्यों पॉपुलेशन की चिंता, मतलब ये सेक्स सेलेक्टिव क्यों होना चाहिए? फिर वो कहे कि दिस इज द डिमांड फ्रॉम सोसाइटी। मैडम आप जाइए समाज में जाके काम करिए क्योंकि समाज की मांग है। तब मुझे लगा कि समाज की मांग थी, आपने आग में घी का काम क्यों कर रहे हो?
हाँ, आप अपना जो आपका धर्म है, आपका धर्म है वो निभाइए ना। जेनेटिक डिसऑर्डर है, देखिए ये इस टेक्नोलॉजी को बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि लाए इसलिए कि उधर की बीमारियां ये है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम है, बहुत सारी तो उसका पता लगाए ताकि उसको जीवन दान मिल सके। लेकिन आप तो उसका मिसयूज करके और जीवन दान के बजाय उसका जीवन नष्ट कर रहे हैं, और वो भी किसका? फीमेल फिटिसाइड, कन्या का। तो ये क्योंकि ये 80s में जैसे सोनोग्राफी मशीनें आई तो प्रसव पूर्व था, प्रसव पूर्व ये नहीं होना चाहिए जांच, और लेकिन बाद में ये हुआ कि एडवांस टेक्नोलॉजी आई, उसने एडवांस स्टेज में बताना शुरू कर दिया कि बिगिनिंग के टाइम, ये तो 12 वीक और 16 वीक के बाद की बात हो रही, लेकिन वो उसमें फ्लूइड लेकर के और टेम्परेचर के आधार पे ये तय ये भी निर्धारण होने लग गया था कि यदि इस समय कंसीव करेंगे तो लड़का होगा या लड़की, इतनी एडवांस स्टेज पे। मतलब इतनी मेहनत की जा रही है कि कन्याएं ना हो, मतलब उसको तो अब ये कि ये मैं तो कहूंगी आपको, क्योंकि ये तो फिर बाद में अमेंडमेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तब उसमें 2003 में पीसी जुड़ा, प्री कंसेप्शन, पहले पीएनडीटी एक था, फिर पीसी प्री कंसेप्शन जो प्राइमरी स्टेज पे ही आपको ये कर। सवाल आपसे और भी हैं, लेकिन अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं। हर घर में एक जंग सी छिड़ती है कंघी और कमजोर बालों के बीच। पेश है नया सुपीरियर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी शैम्पू, कुदरती तत्वों और 3 कंडीशनर्स के साथ, जो आपके कमजोर बालों को बनाए स्वस्थ और 5 गुना ज्यादा मजबूत। नतीजा, बच्चे पहुंचे स्कूल टाइम से पहले। सुपीरियर शैम्पू, पहले आप, बाय आईटीसी। नई पेशकश, नया एंडी, सपाट नहीं बेबाक और विचारवान, हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार नया एंडी। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट, भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। और अब अपनी लघु कविता के साथ आ रही है कक्षा 6 की छात्रा धारा। धन्यवाद। मैं आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है पानी का श्राप। बारिश के दिनों में सड़क पर फालतू बहते पानी ने कहा, मैं हूँ ईश्वर का वरदान, पर ये इंसान है कितना नादान, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, मुझे सहेजने के बजाय फालतू बहा रहा है। इंसान की इस हरकत पर मुझे गुस्सा बहुत आता है, यही गुस्सा कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की शक्ल में नजर आता है। बेचैन हूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मन करता है यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ, और मैं इसमें समा जाऊँ। पानी के इस अभिशाप को वरदान में बदल दीजिए। बारिश के फालतू पानी को धरती में समाने दीजिए। साकार होगा तभी ये वरदान, जब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस होगा हर मकान। जल संसाधन आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, जिंदगी सनफीस्ट कुकीज, सनफीस्ट कुकीज। लाजवाब इलायची के स्वाद से बने सनफीस्ट केसरी इलायची कुकीज, हर बाइट में मुस्कान। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ, अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आरक्षण से तो सिर्फ अमीर ही पनपते हैं, गरीबों के घर तो आज भी चूल्हे तक नहीं जलते। जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत, अपने हक के लिए अब तो जागो। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है, और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। विट्रो नेचुरल्स यूएसए, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आमने सामने में आज हमारे सामने हैं डॉक्टर लाड कुमारी जैन। मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से हमारे को क्या सपोर्ट मिलती है? जहां तक ये सुनने में आता है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया
भी जब ये चीजें होती हैं तो वो सिर्फ कागज पर होती हैं और एक यूनियन की तरह काम करती है, रैंक्स क्लोज कर लेते हैं कि हमारे डॉक्टर्स को निष्कासित न किया जाए। केवल डॉक्टर ही नहीं, मैंने तो पूरी 40 सालों की अपनी कार्य करने वाली जिंदगी में देखा कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सारे इस्तेमाल करते हैं। अब डॉक्टर्स क्योंकि वेल टू डू है, कोई ऐसा तो होगा नहीं, और उसमें जो बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस जो किए थे और पाए गए थे, और क्योंकि एक ही जगह एफआईआर दर्ज हो गई थी शुरू में 2005 के उस 6 में, तो उसमें क्या हुआ कि वो एक जगह केवल जयपुर में एफआईआर दर्ज हुई, तो 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, तो उसको ब्रेक करना और वो करना, तो कई सारी चीजें के एविडेंसेस नहीं साहब, और उसके हालांकि स्टिंग ऑपरेशन में सारे डम्मी और ये सब लिया। बाद में ये समस्या आने लगी कि डमी का नाम बताओ आप कोर्ट में, और ये तो आप वो डमी के पीछे लग जाएंगे, जो लोग जिनके खिलाफ शिकायत है उनकी जान को खतरे होने लगे। तो कई सारी चीजें, मतलब इतना जूझना पड़ता है इन चीजों के लिए। इसलिए यह है कि डिमांड और सप्लाई के खेल को बंद करना है, उसमें डॉक्टर्स को भी और सिविल सोसाइटी को भी और आम आदमी को। मैंने कहीं पढ़ा था कि आज तक हमारे पास वी गॉट 6 मिलियन मिसिंग गर्ल्स, मतलब 6 मिलियन कन्याओं की भ्रूण हत्या हुई और सिर्फ 55 कन्विक्शंस हुए हैं। तो कन्विक्शंस बहुत, इसलिए कहा ना, आपने कहा कि मैंने कहा कन्विक्शन हो तो अच्छी बात है, पर कन्विक्शन हो नहीं रहे जिस तरह से ये सारी समस्याएं आ रही है या जितना लिंगानुपात घट रहा है। राजस्थान का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी हाईएस्ट है और बॉय गर्ल रेशियो भी, तो ये भी एक कनेक्शन ही है। तो है ही, और ये तो समझने की बात है, जो इसीलिए एजुकेशन के द्वारा हम ये अवेयरनेस भी लाना चाहिए कि जब नेचुरल ऑर्डर में तो सारे लड़के लड़कियां करीब लगभग जो साइंस कहती है बराबर पैदा होते हैं। हो सकता है किसी घर में 3 लड़कियां, किसी में 4 लड़के और ऐसे हो जाता है, लेकिन होते बराबर। फिर लड़की पहले साल उसका रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होता है कि वो सर्वाइव करती है, और लड़के कम सर्वाइव करते हैं, तभी तो मुंडाना और जड़ुले और भोपा वगैरह सब, लेकिन बावजूद उसके लड़कियां कम हो रही है। आप देखिए, ये चिंता का विषय है। 24 तारीख को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया है, तो बस हमें संक्षिप्त में बताइए कि भाई इसकी इस साल के लिए हमने कोई टारगेट, कुछ एम रखा? टारगेट तो खैर ये सेव द गर्ल चाइल्ड का हम लोग सारे अवेयरनेस कार्यक्रम में फोकस ये है, लेकिन ये केवल अकेला इशू नहीं। ये क्यों आया इस स्टेज पे? क्योंकि हमारे यहाँ जो सोशियो इकोनॉमिक जो ढांचा बना हुआ, सामाजिक आर्थिक ढांचा है, उसमें एक एक इशू को हमें एड्रेस करना पड़ेगा कि लड़की बोझ क्यों मानी जाती है। देखिए, अब जैसे डावरी, छोटा सा सिंपल था डावरी का, अब भाई एनीथिंग गिवन बाय पेरेंट्स विद लव एंड अफेक्शन, घर बसाने के लिए लव एंड अफेक्शन दिया जाता था। लाडली है, दूसरे घर में जा रही है, घूंघट में, वो जमाने पहले की बात है। लेकिन आज एजुकेशन है, सब कुछ है, बराबरी का है, संविधान है, उसके बावजूद भी हम पुरानी लकीरों को लेकर के और आज एक्सप्लॉइट करते हैं, ये बड़ी खराब बात है। तो दहेज निषेध अधिनियम में 1961 में आ गया, उसके बाद भी नहीं माने। फिर हमारा आईपीसी की धारा 498A में उसमें एक ए जोड़ा, 498 में ए जोड़ा, और ये इतना बढ़िया बनाया था। और उसके पीछे जो दर्शन था या चिंतन था बनाने के, लाने के पीछे, कि ताकि इस तरह की घटनाएं ना घटे। तो 498A क्या था? ये कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है। पुलिस बुला के समझौता नहीं करा सकती, पुलिस की पावर शिफ्ट हो गई, पुलिस के पास पावर नहीं तो सबसे पहले वो लिपापोती करके काम खत्म हो और जाता अब क्योंकि आप भी जो बात कर रहे थे, और रोज पेपर में भी और ये आता है दहेज के झूठे मुकदमे, इसलिए इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि दहेज के सारे, मतलब 498A खाली दहेज के लिए नहीं है। अच्छा, केवल दहेज के लिए नहीं है, जनरल टॉर्चर, हैरासमेंट एंड क्रूरटी और डाउरी डिमांड में बी और नॉट। यदि है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। मिसयूज भी तो हो रहा है, तो क्या इसमें कुछ चेंज का भी है? नहीं, मिसयूज तो इसलिए कि एक तो क्योंकि केवल दहेज के लिए नहीं है ये, और वो डालने और फिर झूठा वाला। दूसरा ये है कि जब औरत के पास कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, 498A के पहले भी कोई ऑप्शन नहीं था हिंसा को रोकने के लिए। और अब मैं कहती हूँ कि यदि लगता है कि ये दुरुपयोग है, मैं तो नहीं मानती उसको, क्योंकि नेशनल लॉ कमीशन में भी ये काफी सर्वे और ये बहस भी चल रही है और अमेंडमेंट करने के भी कई सुझाव मांगे। मैं तो कहती हूँ कि इस लॉ को तो कोई भी इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा जो ऑप्शन आ गया, डावरी एक्ट भी था, 498A भी है, वो भी है, लेकिन अब क्योंकि जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये सिविल लॉ है, क्रिमिनल नहीं है, इसमें थाने पे जाके FIR दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। और ये 498A तो केवल मैरिड वुमेन के लिए लगता था, उन्हीं को उसका होता, और उसमें भी उनको राहत नहीं है, केवल ये कि भाई जो ऐसा कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो औरत केवल मैरिड वुमेन के लिए और केवल उसको पर, लेकिन राहत नहीं। ये जो बनाया बड़ा सोच समझ करके महिला आंदोलनों से जुड़े हुए संगठनों ने, और दिल्ली की जो लॉयर्स कलेक्टिव है, इंदिरा जयसिंह तो अभी तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, और अभी सीडा की जो कमेटी है यूनाइटेड नेशन में, इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रही हो, जो कन्वेंशन फॉर द
एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, वो उस समय की बनी हुई 79 की इंटरनेशनल ट्रीटी है। तो ये जो बनाया बड़ा सोच समझ करके कि औरत को राहत मिले और चक्कर नहीं लगाने पड़े पुलिस के थाने के। तो पहली बार राइट टू रेजिडेंस ये कानून दे रहा है, इसके पहले हिंदुस्तान का कोई कानून औरत को राइट टू रेजिडेंस। अखबार में एक खबर पढ़ी थी मैंने, जहाँ पर कि एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी ने शराब पी के अपनी बीवी का गला घोट के मृत्यु कर दी। 2 बच्चे पड़ोसी में थे और उसके बाद अखबार में निकल कर आया कि भाई वो बेचारी पहले पुलिस ने रिपोर्ट भी लिखवा चुकी थी, फिर खुद ही आके उसको ले जाती थी, समझौता हो जाता था, नेबर से भी बोलती थी मारता है। ये चीज ना हो तो ये देखिए, नहीं इसीलिए कह रहे हैं 498A में समझौते कराते हैं, बाद में उनकी हत्याएं हो जाती। 498A को मैं स्टॉपर मानती हूँ कि वो मर्डर या हत्या या दहेज हत्या के मामले को रोकता है, एक तरह से स्टॉप करता है। जहाँ तक रेप का सवाल है, एक मतलब डाटा निकल कर आया है कि रेप मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जान पहचान में होता है, लेकिन ये कितना मतलब टैबू सब्जेक्ट है, इसको ढका के रखा जाता है कि हम अपने कन्याओं की अवेयरनेस और उनकी एजुकेशन भी इस पे नहीं कर पाते। वो तो मैं तो बल्कि कहती हूँ लोग उसको तैयार नहीं होते हैं। मैंने कहा सेक्स एजुकेशन भी देनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन इसलिए कि जो एज है जिसमें लड़के और लड़की की बॉडी में फिजिकली हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इतने कई बार तेजी से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो वहाँ उनके जो प्रश्न बहुत सारे उठते हैं उस एज में, उनके हल नहीं होने से वो गलत रास्ते नहीं। लेकिन कई बार जब भी ये सेक्स एजुकेशन का सवाल उठता है तो फिर साथ में ये आता है कि नहीं, आप इनको सेक्स एजुकेशन हो जाएगी तो इनको हम एक तरह रास्ते बता रहे हैं कि सेक्सुअली एक्टिव भी रहें और उसमें प्रॉब्लम्स भी नहीं पड़े। अब आजकल देखिए, आप जब बाहर की कंपटीशन और ये सारे करते हैं, पहले भी मदर अपनी बच्ची को समझ देती थी, बात ही बात में सारी चीजें बता देती थी ये वो। हालांकि उस समय एजुकेशन नहीं थी तो लड़कियों को समझा देती थी, देखो तुम ये मत खाओ, खटाई चीज मत खाओ, ये मत खाओ, वो खाओ, जिससे कि सेक्स को कहने के उत्तेजित करता है वो चीजें। और नहीं, माँ ये भी समझाएं बच्चों को कि भाई चाहे अपनी जान पहचान का ही हो, उसके साथ मत जाओ या हमेशा इस चीज पे आप अलर्ट रहो। पर मैं तो ये कहूँगी कि जैसे ये आप जो कही वही बात तो सारे लोग कह रहे हैं कि लड़की भाग गई। मैं कहती हूँ ये मत बोलो भगा के ले गया, ये बोलना शुरू करो कि वो बच्ची किसी के साथ तो गई है, तो कौन ले गया उसको भगा के। और जब भगा के ले गया उसको सामने उसका नाम आएगा तो अपने आप ये घटनाएं थोड़ी सी कम होगी। आपको लगता है ऐसा कि जो इंडिया का यूथ है वो और सेंसिटिव होने की बजाय कन्याओं या नारी की तरफ डिसेंसिटिव होता जा रहा है? नहीं, मैं तो बल्कि 98 से मुहिम ही सारे यूथ में चला रही हूँ, क्योंकि ये जो सारा माइंडसेट जैसा भी है, जो जेंडर बायसनेस है और ये है वो समझ नहीं है, तो मैंने यूथ के साथ करना इसलिए पसंद किया कि वी वांट टू क्रिएट द न्यू माइंडसेट, एक नई मानसिकता का सर्जन हो। और नई मानसिकता के सर्जन के लिए जो पौधा अभी कच्चा पौधा है वहीं से उसको आप संभालना, उनके दिमाग में ये बात ही नहीं आई। तो इसलिए वो लगता है कि फिर और बहुत चीज़ों में तो मैं कहूँ कि आज का यूथ ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ज़्यादा अच्छी समझ है। बल्कि मैं अभी जो यूथ है उनके आपस के रिश्तों में देख रही हूँ कि कैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ की कदर करता है। वो नहीं सोचता है कि ये पाँव की जूती है, ये है, अच्छा चलो बच्चों को तैयार, तुम इनका पराठा सेको, मैं इनका बैग तैयार कर दूँ। यदि ये कोऑर्डिनेशन, तो इसलिए वो कोऑर्डिनेशन, वो समझ आ जाती है तो ये सारे आयोग और कानून किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। मैंने पीछे खबर सुनी थी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन चल रहे थे, अखबार में एक खबर आई थी कि एक लड़की को 2-3 लड़के छेड़ रहे थे और वहाँ पे कम से कम और कुछ नहीं तो 400-500 और बच्चे होंगे, लड़के लड़की दोनों। और जब उसने फ़ोन भी निकाला पुलिस को या किसी को कॉल करने के लिए तो उसे फ़ोन भी छीन लिया और कोई आगे नहीं आया। क्या हम अनअवेयर हैं या हमारा यूथ डरपोक है? नहीं, वो डरपोक नहीं है, वो क्या होता है कि अनकंसर्न है, कंसर्न फील नहीं करते कि मेरे बगल में यदि कोई लड़की खड़ी उसके। ये कंसर्न कैसे जगाएं? कंसर्न इसलिए कि उनको अपने वास्ता होना चाहिए। आप जिसके सर्वाइव कर रहे हो, किसके चारों तरफ आपके कौन है क्या है, उसके प्रति आपको ये समझ होनी चाहिए कि परहेज क्यों करते हो किसी चीज से, कि हो रहा है तो ठीक है, मेरे बेला से क्या हो, मेरी बेला मेरे घर में थोड़ी, जैसे कहावती ने महाराणा प्रताप पैदा हो तो मेरे घर में नहीं पड़ोसी को। ये मानसिकताओं को बदलने की, और हमने तो फिर पूरी रैली निकाली। मैं आप सही कह रहे हैं, जब इसी घटना को लेकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमने सारे एनजीओ को बुलाया और स्टूडेंट्स भी निकल के आए, रैली निकाली, लेकिन फिर भी उस रैली में नहीं आए लोग, यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने वाले लोग भी नहीं निकल के आए। तो ये जो है ना, जब यदि कंसर्न फील करेंगे तो घटनाएं अपने आप हो जाए। क्या सपना लेकर आई हैं आप इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर? जो कुछ योजनाएं जो महिलाओं के लिए बनी है, जैसे विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वृद्ध, और इनमें जो कंडीशंस है वो मैं चाहती हूँ, मैं तो अभी भी कह के भी आई थी कल योजना आयोग की मीटिंग में भी, कि अनकंडीशनल होनी चाहिए। आप एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से ले रहे हो, कि बेटा 25 साल का, 25 साल के बेटे होकर के कितना अपनी बुढ़िया माँ को खिला रहे हैं, कौन देख लेता है? सही है। इसलिए एक तो ये है कि जो दे रहे हो उसको उसी के लिए दो, कि इंडिविजुअल समझ के दो कि वो विधवा है, वो वृद्धा है, वो विकलांग है, और उसी के लिए ये चीजें बनी थी। उसी को तो क्योंकि देवराला सती वाला था, तब हमने कहा विधवाओं के लिए, और इन्हीं के लिए जो है जॉब
लेकिन नौकरी के अंदर जो एफिडेविट वगैरह है उससे भरवाते हैं कि मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँ, ये बिल्कुल हटनी चाहिए। तो एक तो मेरी तमन्ना है कि जिन औरतों को जिस चीज़ के लिए उनको हमने तय किया कि मिले, तो वो सचमुच में मिले। एक नारी नहीं, इंसान होने के नाते मैं यही उम्मीद करूंगी कि आपका ये सपना और हमारा ये सपना जरूर पूरा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जैन, आप हमारे कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे